बैक एंड अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन इफ़ यू गाइस हैव जस्ट जॉइंड अस। पहला घंटा तो हमारा गुजर चुका है जियो पाकिस्तान का। साथ साथ आपको ये बता दें कि नेशनल असेंबली का एक सेशन चल रहा है पिछले मेरा ख्याल है 1.5 घंटे से, अब तो 1.5 घंटा हो ही गया होगा, 3:15 ऑलमोस्ट शुरू हुआ था या तो उसके हवाले से भी आपको अपडेट करना है। कुछ हमारी इनिशियल थॉट्स थे जो कि हमने पिछले घंटे में बोले थे, लेकिन इस बार हम दोबारा से रिविजिट करेंगे और भी बहुत सी बातें हम शुरू करते हैं ऑलरेडी विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। कोरोना पर होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में अरकान फासला नहीं रख पा रहे। डिप्टी स्पीकर को बार बार टोकना पड़ा। सियासी क़यादत आम शहरियों के लिए अच्छी मिसाल तो कायम करे। कोरोना मरीजों के लिए बने आइसोलेशन सेंटर्स पर तनकीद बहुत हुई, लेकिन यहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स और अमले की सख्त मेहनत रंग ला रही है। सेहतयाब होने वाले सबके शुक्रगुजार हैं। और कोरोना और लॉकडाउन से मुतासर होने वालों के लिए खुद फाउंडेशन बड़ा काम कर रही है, उनका हाथ बटाना होगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बताएं कि कोरोना वबा के मामले पर कौमी असम्बली का इजलास आज शुरू हो गया है और इजलास में बहुत ही गैर रिवायती मनाजिर देखने को मिले। अफसोसनाक बात यह है कि अरकान असम्बली ने एक दूसरे से फासले का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा। डिप्टी स्पीकर अरकान को बार बार एहतियाती इक़दामात की तलकीन करते रहे। देख लें एक दफा। स्ट्रक्चर्स मुस्तहकम हैं, उनकी मेरी तमाम मौजूद अरकान से गुजारिश है कि एक एक नशिस्त का फासला रखें और ये जो ख्वातीन पीछे बात कर रही हैं, अगर ज़रूरी बात है तो बाहर जाके आप बात करें या एक एक नशिस्त का फासला रखें और गौर से इस बहस को सुने। आप मास्क भी पहने और जिसने अगर मजलिस करनी है तो ईवान से बाहर चला जाए और वहाँ पे मजलिस करे। वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब, कौमी असम्बली का सेशन पार्लियामेंट हाउस में बुलाना सब जमातों का फैसला है। आपने ऑल्दो इसकी मुखालफत की थी, हुकूमत ने खुद इसका ऐलान किया। आप हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी खुद इसमें क्यों जाने का फैसला किया आपने? आप बताइएगा, आप क्या कह रहे थे? व्हाट्स द अल्टरनेटिव वे आउट? गवर्नमेंट ने और तमाम जो लोग थे उन्होंने इंसिस्ट किया था कि वर्चुअल सेशन होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने और PMLN ने ये कहा कि इसको जो है वो आप फिजिकल सेशन बनाएं। पीपल्स पार्टी में नवीद कमर साहब जो है उन्होंने फिजिकल सेशन पे कहा, लेकिन आपके सामने पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस पर दो राय हैं। जो हमारे सलीम मांडवीवाला साहब हैं जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने तो कहा है कि इसको फौरी कैंसिल होना चाहिए। सो पहली बात, ये फैसला उस पार्लियामेंट्री कमेटी का था जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और मैं हैरान हूँ कि आप देखिए कि वो कमेटी इसलिए की गई थी कि वर्चुअल सेशन बुलाने के ऊपर डिबेट होगी और उसमें ना IT मिनिस्टर जो थे वो उसको बनाया गया उसका हिस्सा, ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बनाया गया। तो जो कमेटी ये डिस्कशन के लिए बनी कि आप वर्चुअल सेशन करा सकते हैं या नहीं करा सकते, उसमें आपने टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर्स हैं या टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्रीज हैं उनको कंसल्ट ही नहीं किया। तो जाहिर है कि उसकी क्या उस कमेटी ने डेलिब्रेट करना था। तो मेरा तो ख्याल है कि ये बड़ा एक खतरनाक फैसला है और इसके नतीजे में पूरी सियासी क़यादत जो है उसको एक अननेसेसरीली उनको जो है वो एक खतरे से एक्सपोज किया गया है। चलें, एटलीस्ट यू डिडंट गो देयर, सो यू हैव डिसाइडेड नॉट टू गो देयर। लेकिन इसमें फिर और भी बड़े सवाल आ जाते हैं। ये भी बताइएगा कि अगर अरकान पार्लियामेंट को कोरोना के खतरे की वजह से पार्लियामेंट हाउस में बुलाना ठीक फैसला नहीं, तो फिर बाजार खोलकर आवाम को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ना कैसे ठीक फैसला हो गया? और ये तो बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। बिल्कुल, बात तो फिर एक ही हो गई। तो वजीर आजम को बताया नहीं है आपने कि ये भी फैसला गलत ही हुआ कि अगर लॉकडाउन में नरमी ले आए या फिर लॉकडाउन खत्म कर दें? पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म साहब का जो लॉकडाउन का डेफिनेशन है वो पहले दिन से बड़ी वाज़ेह है और ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। आप कितने दिन जो अपने बाजार हैं, कितने दिन जो आपकी चीज़ें हैं उनको मुकम्मल बंद रख सकते हैं। एक चीज़ है मुकम्मल बंद रखना और एक चीज़ है उसको लॉकडाउन को रिलैक्स करना, जिसमें लोगों को एक इकोनॉमी का पहिया भी चलता रहे और हेल्थ भी जो है वो लोगों की अपने जो है उसको हम बचा सकें। और पूरी दुनिया में इस वक्त जो कोशिशें हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि इसको बैलेंस करें कि एक तरफ तो आपका जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो कुछ चलते रहें और एक है कि जो कि आपका हेल्थ है वो आपकी ख़राब ना हो। जहाँ पर अल्टरनेटिव मौजूद है वहाँ पर अल्टरनेटिव यूज करने चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर
कौमी असम्बली का सेशन आप क्यों बुला रहे हैं, या असम्बली के सेशन क्यों होते हैं? ताकि डिबेट हो सके इश्यूज के ऊपर। अब क्या डिबेट के लिए फिजिकल प्रेजेंस एक हॉल के अंदर 600-700 बंदा जो है, अगर आप उसको बैठा देंगे, एक आदमी आपको चाहिए सारे की सारी आपके 600-700 लोगों को एक्सपोज करने के लिए। क्या ये जरूरी है? ये ऑल्टरनेटिव है। जब ऑल्टरनेटिव है तो आप यूज करेंगे, जब ऑल्टरनेटिव नहीं है आप उसके मुताबिक अपने आप को सेटल डाउन करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी लोगों का ये ख्याल था कि जी ये भी इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो पता नहीं कब मामला खत्म होगा, तो पार्लियामेंट सेशन तो जाहिर है कभी ना कभी तो बुलाना ही पड़ेगा। अब जो है पार्लियामेंट में कौम की सियासी क़यादत होती है, वो एक इज्तिमा मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ ही जाहिर है करके दिखाते तो ज़ाहिर बेहतर होगा बाकी लोगों के लिए, ताकि अच्छी मिसाल कायम हो सके ना। आप इससे मुत्तफिक हैं कि अगर वहाँ पर सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, डिप्टी स्पीकर भी बार बार कह रहे हैं, तो ये एक अच्छा पैगाम भी तो जाएगा आवाम को। पहली बात तो ये है कि जो पार्लियामेंट का सेशन है वो बंद जगह के ऊपर हो रहा है, हॉल और जहाँ पर आप सेंट्रल एयर कंडीशन ऑन करेंगे। ये इटसेल्फ जो है वो आपकी तमाम बाकी जो आपकी एहतियाती तदाबीर है उनको रूइन करने के लिए काफ़ी है। सेकेंड, दूसरी बात यह है कि जो एहतियाती तदाबीर आप जो भी कर लेंगे वो काफ़ी नहीं है इस तरह की इन्वायरमेंट में जब इतने लोग आप इकट्ठे होते हैं। एक ओपन इन्वायरमेंट में अगर आप इकट्ठे होते हैं या वहाँ पे इंटरेक्शन होते हैं, वहाँ पर चांसेस फिर भी कम होते हैं, लेकिन एक क्लोज हॉल में इतने लोगों का इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस है, और एहतियाती तदाबीर का तो यहीं पर ही खात्मा हो जाता है। तीसरी बात यह है कि ये कोई हम देखिए ये कोई जंग कोई तो नहीं कर रहे, कोई पहलवानों का मुकाबला तो नहीं है। आप वायरस से जो है वो आप नबत आजमा है, तो ये तो नहीं है कि हमने को बहादुरी दिखाने के लिए जो है वो सेशन करना है या जफ्तियाँ डालने के लिए एक दूसरे को सेशन करना है। मुलाकात आप अलहदा कर सकते हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग में कर सकते हैं। अब आप देखिए 3 MNA जो हैं उनके रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं, 4-5 आपके जो मुलाजमीन हैं उनके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, और बहुत बड़ी तादाद में MNAs को उनके रिजल्ट मौसूल ही नहीं हुए। सो आप इतना बड़ा खतरा जो है वो आप कैसे जो है वो ले सकते हैं? और मैंने इसीलिए मैं वर्चुअल सेशन पहले भी उसका हामी हूँ, अब भी मैं समझता हूँ कि जो ऐसे इजलास हैं वो वर्चुअल सेशन के ऊपर होने से वैसे बहुत बड़ा खतरा करार दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा जी वर्चुअल सेशन होना चाहिए था। वैसे एक बात उनकी ज़रूर यहाँ पे बिल्कुल ठीक थी कि वो जो कमेटी बनाई गई थी जिसने फैसला करना था कि किस तरह, कंसल्ट भी नहीं उसमें किया। IT मिनिस्टर भी नहीं थे, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ IT भी नहीं थी, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री की भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो उसने क्या पता है बात ऐसी करनी जब थी चीज़ें फिर? होती है ना तो फिर मतलब बड़ा साफ होता है। वो जो कमेटी बनी थी उनका कभी भी कोई इरादा नहीं था कि हम वर्चुअल कर लेंगे, हमने फिजिकली करना है, तो लिहाजा उनको क्या कंसल्ट करना जब हमने उनकी बात ही नहीं माननी। लगता फिर ऐसा ही है। एनीवे आगे आपको बताएं, ये खबर जरा अच्छी क्या चाहिए? It's a very good news actually। हाँ, ये खबर अच्छी लगेगी आपको कि पाकिस्तान में जी पहली बार ख्वाजा सरा पुलिस एहलकार के फ़राइज़ अंजाम देंगे, बल्कि 1 हैज़ बिन सेलेक्टेड। और रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक रीम शरीफ नामी ख्वाजा सरा को तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद भर्ती किया गया है, और रीम शरीफ को पुलिस स्टेशन में आने वाले लोगों और ख़ास तौर पर ख्वाजा सराओं के मसाइल हल करने की तरबियत भी है वो दी गई है, विच इज़ जस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बात है ये। और इनकी तैनाती रावलपिंडी में वाक़ ख़वातीन पुलिस स्टेशन में की जाएगी। सो जो वुमेन पुलिस स्टेशन है हुमा वहाँ पर की जा रही है, और वहाँ पर ज़ाहिर है कोशिश यही होती है कि ख़वातीन अमला हो ताकि लोग और हमने देखा है कि कितना जो साइल आती हैं वो कंफर्टेबली बात कर सकें। अब्दुल्ला कितना अनफेयरली ट्रीट खास तौर पे ख्वाजा सराओं को किया जाता है जब वो उनकी अस्पताल या तो थानों में लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनका कोई सुनता ही नहीं है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड मूव। बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगी कि इधर पेशावर से स्टार्ट करें, क्योंकि पेशावर में भी हमने बहुत ख्वाजा सराओं के साथ हाँ बहुत ही मिसबिहेव करते हुए देखा है, और बहुत हादसात भी हुए हैं वहाँ ख्वाजा सराओं के, तशद्दुद और ज़दोकोप और कत्ल के कितने कत्ल तक हो जाते हैं। अस्पतालों में पूछते नहीं है इन लोगों को, तो लिहाजा दैट वुड बी अ गुड प्लेस टू स्टार्ट विद। जर्मनी में कोरोना वायरस के बायस जारी लॉकडाउन में नरमी आने के बाद लोगों ने अब घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। वो हो गया थोड़ा सा वॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन मुझे लगना स्टार्ट हो गई खासी। मतलब है कि एक तो म्यूजिक बज रहा है, ऊपर से आपने हॉर्न भी हॉन्क हॉन्क करना शुरू कर दिया। खुशी हुई है, वो 3 महीने बाद बाहर निकले हैं। अच्छा ठीक है, हाँ तो उनका जरा लॉकडाउन लंबा था। अच्छा जी। अखुवत फाउंडेशन पाकिस्तान में सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस इदारा है, यानी कर्ज हसना का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। अब तक इस प्रोग्राम के तहत 23 लाख घरानों को 53 अरब रुपए के कर्ज दिए जा चुके हैं, जिनकी रिकवरी 100% रही है, और इस वक्त अखुवत के पास 14 अरब रुपए मजमूई तौर पर मौजूद हैं। और आज
ये इदारा दुनिया भर में बिला सूद कर्जों का सबसे बड़ा इदारा बन चुका है। अखुवत इदारे के तमाम दफातर मसाजिद के अंदर या उनके साथ कायम किए गए हैं और कर्ज ख्वाहों की समाजी रहनुमाई का काम मस्जिद में किया जाता है और उन्हें रकम भी वहीं दी जाती है। अखुवत ने पिछले माली साल 5000 ज़रूरतमंदों को कर्ज दिया और रिकवरी का रेट जो था वो 100% रहा, विच इज़ क्वाइट समथिंग। अभी हमें ज्वाइन किया है बानी अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने। डॉक्टर साहब, पहले भी आप आते रहे हैं हमारे शो पे, ये बताइएगा कि आपकी तंजीम लाखों लोगों को बिला सूद कर्ज देती है, ये सब कुछ मुमकिन कैसे होता है? इतनी बड़ी रकम के इंतजामात कैसे होते हैं? कुछ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आई गेस इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो यह है कि बैंक्स कैसे चलते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कैसे होती है, पैसों का लेन देन कैसे होता है, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। हमने भी बैंकों से सीखा, हमने भी फाइनेंशियल सिस्टम से सीखा। एक बुनियादी चीज़ है, देखें, एक है तसव्वुर जिसको कहते हैं कर्ज हसन, यानी आप 10, 20, 50 हज़ार रुपये अपने किसी दोस्त को देते हैं और फिर वो वापस ले लेते हैं। तो इस इंडिविजुअल कर्ज हसन में सूद नहीं है, मोहब्बत है या एक भाईचारे का एहसास है या किसी की मदद का एहसास है। तो हमने कहा कि इंडिविजुअल कर्ज हसन की इस रवायत को अगर हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें तो ये एक बगैर सूद के छोटा सा कर्जा हो सकता है जिससे कोई शख्स कारोबार शुरू करके गुर्बत से निकल सकता है। तो उसका आगाज़ यूँ हुआ कि एक खातून ने कहा कि मैंने सिलाई की मशीनें ख़रीदनी हैं, तो मुझे 10,000 रुपये मिल जाए तो मैं 6 महीनों में वो उससे इतनी आमदनी कमा लूँगी कि 10,000 रुपये वापस कर दूँगी। तो यूँ ये सिलसिला शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह तो 35 लाख घरानों को 115 अरब रुपए की रकम जो है वो कर्ज हसन की सूरत में हम पेश कर चुके हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ जैसे अभी आप बता रही थी कि 99.9% रिकवरी है, यानी वो जो एक रिश्ता कायम हुआ किसी शख्स के साथ तो वो उसने उसका एहतराम किया, उसने अपने आप को दयानतदार साबित किया, अपनी उसने मेहनत की, उसने कोई झूठ नहीं बोला, उसने कोई भीख नहीं मांगी, उसने कोई गलत काम नहीं किया। तो इसको हम कहते हैं कि जैसे दुनिया भर में अभी कहते हैं कि जिस तरह सोशल इंक्लूजन ज़रूरी है, पॉलिटिकल इंक्लूजन ज़रूरी है, तो उसी तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन भी ज़रूरी है, क्योंकि लाखों लोगों के पास कोलेटरल नहीं है कि वो बैंकों से कर्जा ले सकें। तो उनको तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए वसाइल की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर माली वसाइल की। तो ये एक जो हमने अपने रवायत से, अपने दीन से, अपने रोज़मर्रा के समाजी असूलों से ये चीज़ अखज़ की कि पैसे की इंटरमीडिएशन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सूद की बुनियाद पर भी हो, वो बाहमी मोहब्बत, इसार और कुर्बानी की बुनियाद पर भी हो सकती है। आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कर्ज देते हैं, उसी कर्ज हसन को अपने इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की है। तो ये मुख्तरन। अच्छा अमजद साहब, ये बताइएगा कि कर्ज देने का मयार या पैमाना क्या रखा गया? आपने किन लोगों को कर्ज दिए हैं? आपकी तरजीह क्या होते हैं? ख़वातीन मर्दों की शरह क्या होती है या इक्वल होते हैं, या आपने कोई रखा हुआ है कि 50% मर्द होंगे तो 50% ख़वातीन होंगी? देखिए, बुनियादी चीज़ है कि उस आदमी के पास कोई प्रोडक्टिव, कोई उसके पास आइडिया होना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कर्जे जो हैं कारोबारी नोयत के होते हैं कि लोगों को काम करना चाहिए। फिर उसके बाद काम की सलाहियत होनी चाहिए। फिर यह है कि उसको उसका लेन देन अच्छा हो, उसकी शोहरत अच्छी हो, उसकी नेकनामी हो। और फिर मर्द औरत की कोई तशख़ीस नहीं है, जिसके पास भी सलाहियत है वो काम कर सकता है। तो मसलन हमने कोई 150 के करीब कारोबार डॉक्यूमेंट किए हुए हैं। एक छोटा सा कारोबार मैं आपको बताता हूँ, कोई फल की रेडी लगाता है, कोई सब्ज़ी की रेडी लगाता है, कोई चिंगची चलाता है, कोई औरत घर में ब्यूटी पार्लर बनाती है, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर करता है, कोई साइकिल रिपेयर करता है। तो इन तमाम कामों के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होती है स्किल और दूसरी होती है सरमाया। तो स्किल उन लोगों के पास पहले से मौजूद है, लोग हमारे बड़े ज़हीन हैं, उनको पता है कि कारोबार कैसे करना है, सिर्फ उनके पास सरमाए की कमी नहीं है। तो यूँ हम उसका कुछ सोशल जो क्रीडेंशियल्स हैं, उसका जो समाजी मुकाम है मुआशरे में, उसको भी देखते हैं कि कहीं वो कोई नशे का काम तो नहीं करता या कोई वो गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस नहीं है। तो ये हम उसका सोशल अप्रेजल करते हैं और साथ ही साथ उसका प्रोजेक्ट और इकनॉमिक अप्रेजल करते हैं। और उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि ये आदमी आगे बढ़ना चाहता है, इसके अंदर एक पोटेंशियल है। जी अमजद साहब, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, बैकग्राउंड चेक तो आप बड़ा थॉरो कर लेते हैं जिस तरह कि आपने बताया, लेकिन लोगों से और ख़ास तौर पर हुकूमत से आपको किसी किस्म की मदद दरकार है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। फलाही कामों का दायरा बढ़ाने के लिए हुकूमत किस तरह आपकी मदद कर सकती है या इवन इंडिविजुअल्स? और लोग डोनेशन कहाँ कर सकते हैं?
जी देखें, बात यह है कि हम हुकूमत के साथ हम 20 साल से काम कर रहे हैं और हमारे काम की 2 सतहें हैं। एक हम लोगों से डोनेशन लेके एक अपना कर्ज हसन फंड बनाकर उसके कस्टोडियन हैं और उसके ज़रिए से लोगों को पैसे देते हैं, मदद करते हैं। और इसी तरह से हुकूमत के साथ मिलके भी हम काम करते हैं। पंजाब की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने और कोई और हुकूमतों ने अपने अपने फ़ंड बनाए हुए हैं और हम उनके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत में ये कर्ज़े लोगों को फराहम करते हैं। तो ये तो बुनियादी सतह पर काम हो रहा है। लेकिन आजकल के हालात में जो कोरोना वायरस की वबा है, इसमें हम चाहते हैं कि इस काम में और वसअत आ सके और वो लोग जो इस वक्त घरों में लॉकडाउन की वजह से बंद हैं, जिनके कारोबार मुतासर हो गए हैं, तो एक सतह पर हम उनको जो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से हम उनकी मदद कर रहे हैं, जिसमें हम उनको माहाना एतबार से कुछ रकम दे रहे हैं। तो हम ये भी तजवीज़ कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो राशन बैग लेना नहीं चाहते या लाइन में लगना नहीं चाहते, उनको भी ये कर्ज हसन दे दिया जाए, जिससे पहले तो वो कारोबारी नुक्ता निगाह से लेते थे, तो अब ये है कि इसको हम रिलीफ लोन भी कह सकते हैं कि कुछ अर्सा के लिए वो इस रकम से अपने घर का मुआशी निज़ाम सीधा करें। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें जो ब्यूटी पार्लर बनाया हुआ है उसका सामान बेचना पड़ जाए या उसका चिंची और या रिक्शा बिक जाए। तो ये कुछ वक्ती तौर पर उसको, एक तरफ तो आपने लोगों को जो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हैं, माजूर हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, उनको आपने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अमजद, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और इसी तरह होपफुली ये सिलसिला जारी रहेगा। आप लोग भी कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप इनसे राब्ता सो कर दिस सकते इज़ वन अनदर एवेन्यू मैं कहूँगी, क्योंकि आजकल हमारा सिलसिला भी ये शुरू हुआ है कि हम आपको अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस बताते हैं जहाँ आप आराम से बिल्कुल टेंशन लिए बगैर आप अपनी डोनेशन दे सकते हैं और सही जगह कारोबार कर रहे थे उनको कारोबार अपना दोबारा से मुनासिब करने में, उसको दोबारा खड़ा करने में इतना मसला हो रहा है। ज़ाहिर है हालात ही ऐसे हैं कुछ।